नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी M2 की। M2 यानी कि मोदिग्लियानी रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस एनालिसिस मेजर, और हमने बताया था कि इसकी कैलकुलेशन को आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज उसी नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। पार्ट 5 ऑफ परफॉर्मेंस एनालिसिस मेजर M2 कैलकुलेशंस। पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट आप प्लीज उसे देखिए, क्योंकि तभी आपको कैलकुलेशन समझ में आएगी। बिना इंटरप्रिटेशन और थियरी को समझे आप प्रैक्टिकल कैलकुलेशन नहीं समझ पाएंगे। तो इन ऑर्डर टू मेक दिस वीडियो फ्रूटफुल, प्लीज गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। हमने पिछले कुछ वीडियोस में काफ़ी काम किया है, जहाँ पे आप अपने फंड को एनालाइज करने के लिए कई तरह के मेजर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये आपके एकेडमिक एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी काम आ सकता है अगर आप फाइनेंस फील्ड से हैं तो। उसी कड़ी में आज के वीडियो को भी शुरू करते हैं और आशा करते हैं कि जिस तरह आपने पिछले वीडियोस को पसंद किया है, इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे। एंड इफ़ यू विल लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परफॉर्मेंस एनालिसिस मेजर की और पूरी फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ाने की मुहिम में हमारे साथ शामिल हों। और इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। आपके लाइक शेयर कमेंट ही हमारी मोटिवेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का कैलकुलेशन हमारी एक्सेल शीट पर। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी एक्सेल शीट पर और यहाँ हम आपको करके दिखाएंगे कि आप M2 का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो M2 के कैलकुलेशन के लिए जो चीज़ आपको सबसे पहले चाहिए होगी वो चाहिए होगा M2 का फॉर्मूला। M2 कैलकुलेट कैसे करते हैं, पिछले वीडियो में हमने इसके फार्मूले पे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था और ये बताया था कि कैसे इसके फार्मूले को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। लेकिन इसका सबसे स्टैंडर्डाइज फार्मूला है वो यही है कि शार्प मल्टीप्लाइड बाई standard deviation of the market added to risk free rate। यही इसका स्टैंडर्डाइज फार्मूला है और इसी फार्मूले पे बेस्ड हम आज अपना कैलकुलेशन रखेंगे। शार्प इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट प्लस रिस्क फ्री रेट। और शार्प जो होगा वो आपके पोर्टफोलियो का होगा, जिस भी पोर्टफोलियो या फिर जिस भी फंड का आप एनालाइज कर रहे होंगे। तो शार्प इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट प्लस रिस्क फ्री रेट। अब इसमें आप देखिए कि आपको सबसे पहले निकालना होगा शार्प। अब आप शार्प कैलकुलेट कीजिए कि शार्प कैसे कैलकुलेट होगा। तो शार्प के लिए आपको शार्प का अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला है RX माइनस RF अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X। RX माइनस RF डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है ऑफ X यानी कि पोर्टफोलियो। नाउ एक एक करके सभी को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद सीधे पहुंचेंगे M2 तक। तो आइए देखते हैं कैसे आप ये काम कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो चीज हम निकालेंगे वो होगी RX यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दी RX यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। आप जिस पोर्टफोलियो या जिस भी फंड या जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है। तो सबसे पहले आपको अच्छा ये होगा RX। और RX के लिए जो हम अब जैसे हम हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पे सामने। एक है हमारे पास एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो हम एज अ फंड यहाँ पे देखेंगे, और एक बेंचमार्क है यानी कि निफ्टी 50 जिसमें हम जिसको हम अपने एनालिसिस में यूज़ करेंगे। तो सपोज आपको एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है या इस फंड की एनालिसिस आपको करनी है, तो इसी फंड को हम लेकर के चलेंगे। RX एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो सबसे पहले आप देखिए कि इस फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आता है, और उसको करने का बड़े आसान तरीका है, हमने पिछले वीडियो में भी काफ़ी बात की है। आप एवरेज निकाल लेंगे उसका। इसने जितना रिटर्न हिस्टोरिकल रिटर्न आपको चाहिए उस हिस्टोरिकल रिटर्न का आप एवरेज निकाल लीजिए। ये हो गया आपका RX। यहाँ पिछले एक साल का डेटा है। आप एक्सपेक्टेड रिटर्न पिछले 3 साल 4 साल जितना भी आप हिस्टोरिकल रिटर्न एनालाइज करना चाहें उतना आप कर सकते हैं। RX आपका आ गया 2.020। नाउ RF हमने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है और हम
कई वीडियो में भी ये बात बोले हैं कि RF यदि आपको देखना है तो आप इस सीरीज का सबसे पहला वीडियो देखिए, जहाँ पे हमने शार्प कैलकुलेट करके दिखाया है। तो उस वीडियो का भी लिंक हमने अपने सारे वीडियोस का लिंक, जो इस परफॉर्मेंस एनालिसिस मेजर की सीरीज है, का पूरा लिंक और पूरे प्लेलिस्ट हमने क्रिएट करके रखी हुई है, आप उसको देखिए और आपको RF अच्छे से समझ में आएगा। तो रिस्क फ्री रेट एज ऑलवेज हम 0.5 लेके चलेंगे अगेन, और इसका कम कर देते हैं। या ऑल फिगर्स आर इन परसेंटेज, जितने फिगर आप यहाँ पे देख रहे हैं सब कुछ परसेंटेज में है, ये भी हम बता देते हैं। या सो हमारे पास RX है, हमारे पास RF है। नाउ वी नीड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एसेट और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। सो SD पोर्टफोलियो के स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला है अपना, STDV डॉट S यूज कीजिए और इस पूरे का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए, और दिस इज व्हाट वी गेट। हमको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है 8.89% के आसपास। अब हमारे पास शार्प रेशियो का कैलकुलेट करने के लिए सारे चीजें अवेलेबल हो गई हैं। तो हम सबसे पहले शार्प रेशियो ही निकाल लेते हैं, और शार्प रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए दिस RX माइनस, सॉरी, या RX माइनस RF divided by standard deviation of. So this is our Sharpe ratio of excess long-term equity fund, which is 0.170. अब इसके डेसिमल्स को आप कम कर सकते हैं चाहे तो, या फिर ऐसे ही छोड़ लीजिए, हम कम कर देते हैं, या 0.17. नाउ सिंस वी हैव शार्प रेशियो, हमारा काम एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट। जैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन आप फंड का निकाले हैं, उसी तरह सेम यूजुअल आप मार्केट का भी निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले को जैसे यहाँ ट्रैक कर लीजिए, आप देखेंगे कि उसने पूरे मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकाल के दे दिया है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि जितने पीरियड का आप फंड का एनालिसिस कर रहे हैं, उतने ही पीरियड का बेंचमार्क का भी डेटा अपने पास रखिए। द नंबर ऑफ डेटा फिगर शुड नॉट एक्सीड और लिमिट, ये ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, दोनों का हमेशा बराबर ही होना चाहिए, तभी एक अच्छी एनालिसिस हो पाएगी। लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और निफ्टी 50 एक एक्सिस जो एक हमारे पास यहाँ पे फंड है और दूसरा हमारे पास बेंचमार्क है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो कि हमारा एसेट है, उसकी मेरे स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल लिया है। निफ्टी 50 का भी स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास हो गया है। यानी अगर हम देखें तो हमारे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं वो ये है, हमारे पास शार्प अवेलेबल हो गया है, हमारे पास शार्प अवेलेबल हो गया है, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट भी अवेलेबल हो गया है, हमारे पास रिस्क फ्री रेट भी आ चुका है। अब हम बड़ी आसानी से M2 कैलकुलेट कर सकते हैं, M2 कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, तो हम बड़ी आसानी से M2 कैलकुलेट कर सकते हैं, और M2 कैलकुलेट करने के लिए सिंपल चीजें लगा देते हैं। इज इक्वल टू शार्प, which is this, multiplied by standard deviation of the market, यानी कि this added to risk free rate, and this will be our M2 2.209. नाउ अब क्या फर्क है इस शार्प में और इस M2 में, इसको समझाने के लिए आप पिछले वीडियो का रेफर कर सकते हैं। वैसे तो ये वीडियो का काम, अगर आपको सेल्फ कैलकुलेशन देखना था तो ये वीडियो यहाँ पे ओवर हो जाता है, लेकिन इसको इंटरप्रेट करके भी दिखाना ज़रूरी है। और शार्प भी हमने निकाल के रखा हुआ है, तो शार्प के से इसकी थोड़ी सी कंपेयर भी करना ज़रूरी है।
सबसे बड़ा डिफरेंस जो शार्प में और सबसे बड़ा डिफरेंस जो इस शार्प में और इस M2 में आता है वो ये है कि शार्प को आप कंपैरेटिव वैल्यू नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि वो चाहे शार्प हो, चाहे ट्रेनर हो, चाहे अल्फा हो, अल्फा तो नहीं, चाहे सॉर्टिनो हो, 3 रेशियो हमारे पास परफॉर्मेंस एनालिसिस मेजर में निकल के आते हैं। और मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस एनालिसिस के सीरीज में ये वीडियो जो है वो लास्ट वीडियो होगा। और एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे हम आपको ये बता रहे हैं कि ये वीडियो परफॉर्मेंस एनालिसिस मेजर की सीरीज में ये लास्ट वीडियो होगा। इसके अलावा अगर कुछ एडवांस रह भी गया है, हालांकि रह नहीं गया है, लेकिन फार्मास नेट सेलेक्टिविटी एक मेजर होता है performance analysis का, और वो काफ़ी एडवांस है, उस पर हम काफ़ी बाद में फिर कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए परफॉर्मेंस एनालिसिस मेजर में हमने आपको जो जो चीज़ें बता दी हैं, शार्प से शुरू करके हमने ट्रेनर के बारे में बताया आपको, शार्प, ट्रेनर, अल्फा, सॉर्टिनो और M2। शार्प, ट्रेनर, अल्फा, सॉर्टिनो और M2, ये जो चीज़ें हमने परफॉर्मेंस एनालिसिस में कवर की हैं। इसके अलावा रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस एनालिसिस में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अगर आप किसी भी रिसर्च पेपर वगैरह में देखें तो इससे आगे अगर कुछ यूज़ होता है तो फार्मा नेट सेलेक्टिविटी है या फिर और अगर टूल होंगे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते जाएंगे। फिलहाल के लिए हम परफॉर्मेंस एनालिसिस मेजर को यही रोकेंगे और अगले बार जब हम नया वीडियो लेके आएंगे तो किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो फाइनेंस और रिसर्च से बेस्ड होगा। तो जो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे हमने अभी आपको बताया। फिलहाल हमारा टॉपिक ये है कि शार्प, इनमें से जितना हमने बनाया है वो चाहे ये शार्प हो, ये ट्रेनर और ये सॉर्टिनो, ये तीनों रेशियो हैं। और रेशियो जो होता है वो डेटा स्पेसिफिक होता है। रेशियो हमेशा डेटा स्पेसिफिक होता है और उसको आप एक कंपैरेटिव वैल्यू नहीं मान सकते। लेकिन ये M2 जो हम निकालते हैं वो परसेंटेज में आता है, क्योंकि M2 में शार्प अगर आपका परसेंटेज में है, स्टैंडर्ड डेविएशन परसेंटेज में है और रिस्क रेट भी परसेंटेज में है, तो आपका जो M2 निकल के आएगा वो भी किस में आएगा? परसेंटेज में निकल के आएगा। यानी कि 2.2% 2.2% का M2 है, यानी कि आपका जो रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस आ रही है वो 2.2% की आ रही है। अगर हम किसी तरह किसी और फंड का एनालाइज करें और उसका सपोज कीजिए 3% का आ जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस फंड का, इस पर्टिकुलर फंड का जो रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस आया है वो 0.8% ज्यादा आया है, वो 0.8% ज्यादा आया है। ये बात हम बड़े ही आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन ये बात हम शार्प में नहीं बोल सकते। शार्प इज नॉट अ कंपैरेटिव वैल्यू सिंस इट इज अ रेशियो, और ये डायमेंशन लेस भी होता है। M2 डायमेंशन लेस नहीं है, M2 के डायमेंशंस हैं। तो ये छोटी सी डिफरेंशिएशन है और इसीलिए M2 को एक एक्सटेंशन कहा जाता है शार्प रेशियो का। आई होप ये बात आपको समझ में आई है, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई है। और अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। कोई डाउट है आपका या फिर कोई मॉडिफिकेशन हो सकती है हमारे वीडियो में, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए द फाइनेंशियल रिसर्च और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और इसी तरह आपके लिए कंटेंट हम बनाते रहेंगे और आपका साथ हमें मिलता रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और अपने परिवारजनों का, अपने दोस्तों का भी काफ़ी ख्याल रखिए। इस समय सिचुएशन अच्छी नहीं है और घर बैठे रीडिंग का और घर बैठे स्टडी करने का बहुत ही अच्छा मौका सबको मिला हुआ है और हम भी उसी कोशिश में लगे हुए हैं कि अपने साथ साथ आपको भी एजुकेट किया जाए, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाया जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक वेरी वेल केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।